हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रीक, बीस एंड बोन्स। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं ताकि बच्चों को कहीं ढूंढ ढूंढ के जो परेशान होते हैं ना, तो वो परेशानी आप लोगों को ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से समझने का, क्योंकि चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपके सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम कहीं कहीं पर हमने सुना है इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो पहले इस चैप्टर का नाम ही हड़प्पा सिविलाइजेशन था। कहीं कहीं पर हमने सुना है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। तो अब ये इसका नाम ब्रीक, बीस एंड बोन्स क्यों पड़ा? क्योंकि ज्यादातर मात्रा में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें इस पूरी के पूरी सिविलाइजेशन में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिली, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्रीक, बीस एंड बोन्स। कभी कभी हमने सुना भी होगा कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं या फिर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन ये इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? कोई और भी तो नाम रख सकते थे ना। इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया, या इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे यहां पर थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। क्या है कि देखो, ज्यादातर ये जो हमारा पाकिस्तान साइड में एक आपने नाम सुना होगा, सिंध प्रांत है ना, तो वहां पर एक शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में एक हड़प्पा नामक सिटी है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई ही वहीं से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसका नाम ही वहां से स्टार्ट कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। क्योंकि सबसे पहला शहर जहां से खुदाई के दौरान चीजें निकाली थी, इसीलिए उस सिटी के नाम से ही इसका नाम पूरा का पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया। हो सकता है कि पहले जब ये सिविलाइजेशन रही हो तब इसका नाम कुछ और ही रहा हो, लेकिन व्हाटएवर जो भी रहा हो, लेकिन अब इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर जो इसकी मेन रिवर है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में फ्लो करती है और इंडिया में भी आती है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, 5 ट्रिब्यूटरीज है उनकी। कौन कौन सी? एक तो हो गया रावी, ठीक है, रावी, ब्यास, रावी, ब्यास, झेलम, ठीक है, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, और फिफ्थ क्या होगी आपकी? सतलज। ठीक है, फिफ्थ क्या होगी आपकी? सतलज। तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। इन 5 ट्रिब्यूटरीज के आसपास में, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, सहायक नदियां होती हैं। तो ये इंडस रिवर हो गई, इसकी 5 सहायक नदियां हो गई, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज। तो इस पूरी सिविलाइजेशन का जो आप स्टैब्लिशमेंट देख रहे हैं, यानी कि ये पूरी सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसकी आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज थी, इतने बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। क्लियर हो गया? दोनों तीनों नाम क्लियर हो गए ना। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बिगनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? बिगनिंग में पढ़ने वाले हैं देयर वर द सेवरल आर्कियोलॉजी कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। अब देखो, दुनिया की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन या आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वो पहले 3 कौन सी थी मैम? ये तो हमें बताया नहीं आपने, तो वो 3 कौन सी थी मैं यहां पर बताती हूं। तो 3 कौन सी थी, यानी कि मैं यहां पर लिख देती हूं 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट क्या थी हमारी? फर्स्ट आप लगा लीजिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, सेकंड कौन सी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। सेकंड कौन सी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड कौन सी थी? चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन। और फोर्थ कौन सी थी? इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, फोर्थ कौन सी थी? इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो इन चारों में से एक कौन सी है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? चलिए अब इसकी बिगनिंग पढ़ते हैं कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिक देयर वर द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? हमारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट किया होगा, कैसे लिखा होगा, कैसे बनाया होगा। अब उसके लिए काफी सारे सोर्सेज की जरूरत पड़ती है ना, सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं जगह जगह से, तब जाकर वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में अब क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला, फिर हमारे हिस्टोरियन ने इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, कैसे लिखा उसको, जबकि कोई लिखित प्रमाण नहीं था। तो यहाँ पर जितने भी हमें ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले, खुदाई के दौरान जो चीजें मिली, इसी से ही एक अजम्पशन के बेस पर कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और चीजों को साइंटिफिक तरीके से एग्जामाइन करके
तब इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रीडर्स को बताई, लोगों को बताई, दुनिया को बताई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देयर वर द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर द मेच्योर हड़प्पा, दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिव पोएट्री। अब हमें इस कल्चर से या पूरी की पूरी सिविलाइजेशन से खास तौर पर हमें क्या क्या चीजें मिलती है, जैसे हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान जो चीजें निकाली उसमें मेन चीजें क्या क्या थी जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई, पॉटरी थे, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर थे, जिसके बिहाफ पर माना जा सकता है कि वो लोग एग्रीकल्चर भी किया करते थे। अब छोटी सी बात है, कहीं पर उनको मतलब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियन को कहीं पर ये नहीं पता चलता कि वो लोग खेती बाड़ी भी किया करते थे, या कहीं पर भी पशुओं के कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रूफ नहीं मिलते, तो कैसे पता चलता कि वो कौन से एनिमल को जानते थे, कौन से एनिमल को नहीं जानते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उनके कुछ ना कुछ तो सबूत मिले होंगे ना, जिसके बिहाफ पर हमारे हिस्टोरियन को लगा कि हाँ ये चीजें वो यूज करते होंगे। और ये कब यूज करते थे, जब आर्टिफैक्ट्स के दौरान या फिर एग्जाबिशंस के दौरान ये चीजें निकाली गई थी। ठीक है, तो सेटलमेंट वर्ड तो हमें क्या क्या चीजें मिली, मतलब पोट्री से, तो इससे पता चलता है कि वो लोग मिट्टी के बर्तन भी यूज किया करते थे। ठीक है, एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, तो हमें कहीं कहीं पर प्लॉट फील्ड मिले, मतलब जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, कहीं पर हमें ग्रेन्स के साक्ष्य मिले, मतलब गेहूं के बीज मिले। ठीक है, जो है ग्रेन्स हो गए, आपके जो बार्ले होता है, जो होता है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हमें यहाँ से एविडेंस के तौर पर पता चलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर भी किया करते थे, पेस्टलिज्म यानी कि पशुपालन भी किया करते थे, क्योंकि पशुओं के साक्ष्य भी पशुओं के बोन्स में मिले हैं, एंड सम द क्राफ्ट। ठीक है, और कुछ क्राफ्ट वर्क भी मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग इन कामों को किया करते थे। ठीक है, तो सेटलमेंट वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर द वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग। अच्छा, इनके सेटलमेंट्स कैसे थे? सेटलमेंट का मतलब होता है ये कैसे घरों में रहते थे। तो इनके घर बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे घर होते थे। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े ना हो करके और छोटे एरिया में लोग अपने मकानों को बनाकर रहा करते थे। मल्टी स्टोर नहीं होते थे आज की तरह से कि 3 मंजिला बना लिया, 4 मंजिला बना लिया, बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए, ऐसे नहीं बनाते थे। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही होता था। आगे बताऊंगी इनके घरों का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, सब्सटेंशियल स्ट्रेटजीज, राइट, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। हड़प्पा एट वाइड रेंज ऑफ द, अब सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी का मतलब होता है वो लोग कैसे थे, उनका जो डेली जो एक्टिविटीज थी, खाने पीने में, सोने उठने बैठने में या कुछ भी काम करने में, तो वो कैसी थी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि हड़प्पा एट वाइड रेंज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। हड़प्पा के लोग वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, यानी कि वो मांस मीट भी खाया करते थे और अनाज भी खाया करते थे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके के थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट द हड़प्पा साइट इंक्लूड दोज द कैटल। हड़प्पा में कुछ हमें एनिमल के साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो भी वो डोमेस्टिकेशन किया करते थे, तो उसमें अब जैसे मान लीजिए कोई भी पशुपालन वो करते थे, पशु पालते थे, कैटल, तो शीप हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, पिग हो गई। ठीक है, तो इन चीजों को वो डोमेस्टिकेशन में यूज किया करते थे। नेक्स्ट आता है द बोन्स ऑफ द वाइल्ड। इसके अलावा हमें कुछ जंगली जानवरों के भी बोन्स के प्रूफ मिले, एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर क्या कि हड़प्पा हंटेड द एनिमल्स देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम द अदर हंटिंग कम्युनिटीज। अब ये मीट कैसे लेते थे, कैसे प्राप्त करते थे, इनको मीट कैसे मिलता था, कि लोग शिकार करते थे। अब हमें यह भी पता चला कि जंगली जानवरों का शिकार भी किया जाता था, जंगली जानवरों का शिकार करके वो एज अ मीट उसको खाने में यूज किया करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके हमें बोन्स मिले। ठीक है, अब किसी रैबिट को उन्होंने हंट किया या किसी डियर को हंट किया, तो वो उस तरह का मीट जो है वो खाने में यूज किया करते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर किया करते थे। काफी सारे इसके प्रूफ मिले हैं, इससे भी ये पता चलता है कि वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो हंटिंग ट्रक कम्युनिटी बोन्स ऑफ द फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो फिश की और फॉल की बोन्स भी हमें वहां पर दिखाई दी है। तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, हंटिंग भी किया करते थे। तो इस तरीके से इसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी में नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर की जाती है तो कितने सारी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज की जाती है ना। कहीं ट्रैक्टर हो गया, कहीं फाउंटेन्स हो गए, या मतलब उनकी इरिगेशन के बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज जो है वो फार्मर्स को दिए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी या फिर वो अपना पर्सनली भी खरीद लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा क्या होता था, पहले तो बिल्कुल ही लोग अननोन थे। तो वो किस तरह से अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में, अपने जो भी खेतों में वो जो सिंचाई वगैरह करते थे, इरिगेशन किया करते थे, तो वो कैसे करते थे। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर जानेंगे किस तरह से वो खेती बाड़ी करते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील एंड द टेरिकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज। अब देखो हमें क्या पता चला कि सील्स क्या होती है बच्चे, मोहरे जो होती है ना, पत्थर की जो मोहरे होती हैं, उसमें हमें पता चला उससे टेरिकोटा सील्स एंड द टेरिकोटा स्कल्पचर, और हमें एक टेरिकोटा का बुल ऐसे दिखाई देता है, मतलब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है ये खुदाई के दौरान। इससे ये पता चलता है कि ये लोग बैलों का यूज किया करते थे खेतों को प्लो करने में। ऑक्सन वर यूज फॉर द प्लोइंग, खेतों की जुताई करने में, मतलब जैसे वो प्लो करते हैं ना, फिर उसके बाद में सीड्स को सॉ करते हैं, बीज बिखेरते हैं, स्प्रेड करते हैं, फिर उसके बाद इरिगेशन करते हैं, तब जाकर वो प्लांट ग्रो होता है ना, यही तो प्रोसेस होता है ना। फिर क्या करते थे, इस तरह का ये जो बुल की फॉर्म देख रहे हैं ना, मिट्टी का जो खिलौना होता है वो मिला है। तो ये जो मिट्टी का खिलौना मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि जैसे मान लो ठीक है ये मिट्टी के खिलौने से बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो चीज ट्रेंडिंग में होगी तभी तो उसका टॉय बना ना। अब आप आज की उसमें देख लीजिए, जनरेशन में देख लीजिए कि बच्चा होता है उसको टॉय कैसे चाहिए होते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है, ट्रक हो गया, बाइक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, रिमोट कार हो गई। अब वो चीजें प्रचलन में है ना, सिस्टम में है ना, तभी तो उसकी कॉपी बनी, तभी तो उसका टॉय बना ना, जिससे बच्चे खेलते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही वहां के बच्चे जो है मिट्टी के खिलौने खेला करते थे, और उन मिट्टी के खिलौनों में ही इस एक तरह का मतलब बुल यहाँ पर हमें मिला, जिससे पता चलता है कि वो लोग बैलों का यूज किया करते थे प्लोइंग के लिए। ठीक है। टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड। कहाँ से मिले, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। कहाँ से मिले ये टेरिकोटा के जो बुल्स मिले हैं। देखो, टेरिकोटा मॉडल्स प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट। तो कहां पर इसके प्रूफ मिलते हैं, तो चोलिस्तान में, बनावली और चोलिस्तान में हमें किसके मिलते हैं, प्लो के साक्ष्य मिलते हैं। प्लो क्या होता है, हल होता है बच्चे, ठीक है। प्लो क्या होता है, जुताई करना होता है। तो ये साक्ष्य में कहां से मिले, ये हमें मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। एविडेंस ऑफ द प्लोड फील्ड एट द कालीबंगा हैज बीन फाउंड। ठीक है। प्लोड फील्ड का मतलब होता है जुते हुए खेतों के निशान। ये पूरा का पूरा जैसे फील्ड है कोई, और इसको जो है वो प्लो कर दिया गया था। ठीक है। उससे पहले अगर जिंदा रहते तो इसमें खेती बाड़ी करते, लेकिन वो प्लोड ही रह गया, इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो वो वाले साक्ष्य कहां से मिले हमें, वो मिले हमें कालीबंगा से। तो 2 चीज आपको क्या याद रखनी है, 2 चीज याद रखनी है आपको। चोलिस्तान और बनावली से हमें प्लो के साक्ष्य मिले, और प्लोड फील्ड के हमें एविडेंस मिले किससे, कालीबंगा से। क्लियर है। और कालीबंगा का लिटिल मीनिंग क्या होता है पता है ना, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ब्लैक बैंगल्स। क्लियर। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। हम क्या करेंगे, अब हम इस मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मोहनजोदारो। आर्कियोलॉजिकल डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडेल लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। अब जरा हम ध्यान से इस मोहनजोदारो को समझेंगे। क्या होता था कि ये मान लीजिए मोहनजोदारो है, ठीक है। मोहनजोदारो का एरिया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है। एक तो ये वाला था आपका ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे सिटाडेल। इसको क्या कहते थे, सिटाडेल, राइट, सिटाडेल। एक ये नीचे वाला पार्ट था जिसको क्या कहते थे, लोअर टाउन, जिसको क्या कहते थे, लोअर टाउन। ठीक है। ये लोअर टाउन जो है वो ठीक है निचाई पे बसा हुआ था ये, लेकिन एरिया में बड़ा था। ठीक है। तो एरिया वाइज क्या था, ये बड़ा था। ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ बिग एरिया। ठीक है। ये एरिया इसका बिग था, जबकि ये ऊंचाई पर था, हाइट पर था, इसलिए ये इसका जो एरिया था वो स्मॉल था। ठीक है, स्मॉल एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिटाडेल हालांकि ऊंचाई पर था, लेकिन ये एरिया वाइज छोटा था, और जो लोअर टाउन था वो नीचाई पे बसा हुआ था, लेकिन ये बड़ा था। ठीक है। तो यहां पर सिटाडेल में जो है वो रिच पर्सन्स रहते थे, मतलब थोड़े जो ठीक ठाक थे, पैसे वाले थे, वो रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी से बिल्डिंग्स मिली है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और जो लोअर टाउन में ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। तो इस तरह से सिटाडेल और लोअर टाउन मोहनजोदारो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। ऐसा नहीं था कि इसमें रिच पीपल रहते तो इसी को ही प्रोटेक्शन दी जाती थी, नहीं, दोनों को ही बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था, ताकि कोई दुश्मन आकर इन पर एकदम से अटैक ना कर दे। ठीक है, क्लियर है। ओके। तो ब्रिक्स वर स्टैंडर्डाइज रेशो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिक्स, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की ब्रिक्स जो मिली, जो इतनी, जिसकी वजह से इसका नाम ब्रिक बीन्स एंड बोन्स रखा गया, तो ब्रिक्स की क्या खासियत थी, ब्रिक की ये खासियत थी कि ब्रिक का जो स्टैंडर्डाइज रेशो था वो क्या था, वो था 4:1। ठीक है। जैसे अनिल कपूर का एक गाना याद है ना, कौन सा, 1:2 का 4, 4:2 का 1। ठीक है, माय नेम इज लखन। खैर ये तो नहीं बोलना, लेकिन आपको ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइज रेशो याद रखना है, जिसको कहते हैं, जिसका स्टैंडर्डाइज रेशो कितना था, 4:2:1। जैसे कि मान लीजिए ये ब्रिक है, ठीक है,
ब्रिक का ये जो लेंथ और ब्रेथ और इसकी जो मोटाई है वो इसमें बताई गई है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी, वो थी 4, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, इसकी जो ब्रेथ है यानी कि ये कितनी थी 2, और इसकी जो मोटाई है ये कितनी थी 1। तो क्या हो जाएगा 4:2:1। क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर भी अगर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, वेयर द लेंथ, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये इससे डबल हो गया, ठीक है, ये इससे डबल हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह का स्टैंडर्डाइज रेशियो बनाया गया था, क्योंकि ये आज की ईंटों से बिल्कुल अलग थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें मानी जाती थी। इन ईंटों का पता कैसे लगाया गया, एक्चुअल में जो दयाराम साहनी थे, मतलब जॉन मार्शल थे, वो अपनी टीम के साथ जब जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लेबर ना एक खंडर से में ईंटें उठा करके और रेलवे के कंस्ट्रक्शन में उन ईंटों को यूज कर रहे थे। तो वहां पर जो पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी, तो वहां से एक उठा और बोला कि तुम ये चीजें क्या कर रहे हो, इसको क्यों लेकर जा रहे हो एक जगह से उधर, क्या चीज है ये। तो उन्होंने कहा कि पास ही में खंडर है, वहां से ईंटें उठा करके हम इसको रेलवे के कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं ताकि इन चीजों का यूज हो सके। जब उन्होंने देखा कि यार ईंटें जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की है, जो आज की ईंटों से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की, तो उन्होंने रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो चल रहा था वहीं पर रुकवा दिया और फिर इन ईंटों की रिसर्च की गई। तब जाकर पता चला कि यार ये तो बहुत बहुत पुरानी सालों की ईंटें हैं। तो फिर इस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से ही, क्योंकि हड़प्पा जो शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से ही ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहां उस प्रोजेक्ट को रुका दिया गया। जब उस खंडर को खोदा गया तो वो खंडर कहीं एंड होने का नाम ही नहीं रहा, क्योंकि जितना ज्यादा खुदाई हो रही थी वहां पर ईंटें की ईंटें निकली जा रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसलिए ज्यादातर मात्रा में वहां से ब्रिक्स मिली। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। मोहनजोदारो और प्लान अर्बन सेंटर में हम पढ़ेंगे। इसकी जो सबसे बड़ा फीचर है वो क्या है, इसका ड्रेनेज सिस्टम है। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम किसी और सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया, इसलिए कुछ हिस्टोरियन कहते भी हैं कि इस जैसा ड्रेनेज सिस्टम जो इतने हजारों लाखों साल पहले हमने देखा, तो वो आज भी ऐसा सिस्टम जो है, बहुत टेक्नोलॉजी आने के बाद ऐसा सिस्टम हुआ है, लेकिन पहले तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। अब जैसे ये जो अपना वॉशरूम्स वगैरह होते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी वो लोग भी यूज करते थे, लेकिन ठीक है, फ्लश वगैरह का जो आज हम ये एडवांसमेंट उठा रहे हैं ना, ये पहले नहीं था, लेकिन ये कंसेप्ट पहले भी आ चुका था और लोग इस तरह से घरों में वॉशरूम्स बनाया करते थे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटी वाज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। बच्चे यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। रोड्स स्ट्रीट वर लेट डाउन अलोंग द अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्ट बाय द राइट एंगल। देखो क्या होता है, इनकी जो बड़े बड़े रोड्स होते थे ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट किया करते थे, ठीक है। और इनका जो घरों का पैटर्न था बच्चे, वो इस तरीके का बना हुआ था, ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ था। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, जैसे आप मोबाइल वगैरह देखते हो ना, चलाते हो, तो आपकी जहाँ फोटो गैलरी होती है तो इस तरीके से दिखाई देती है ना, कि सारी फोटो एक ही जगह पर दिखाई देती है, उसको कहा जाता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि रोड्स एंड द स्ट्रीट वर लेट डाउन अलोंग अप्रोक्सीमेट द ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। इस तरीके से ये रोड होते थे, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट किया करते थे। इतने छोटे छोटे रोड थे, कहीं पर भी पानी वगैरह नहीं भरता था। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या था, ये नालियां बनी हुई थी, ठीक है। इनके घरों का जो मैं बताती हूँ, इनके घर कैसे बने होते थे, इस तरीके के बने होते थे कि एक स्ट्रीट होती थी, वहां पर स्ट्रीट के दोनों साइड में ना घर बने होते थे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरीके से घर बने होते थे, ठीक है। अब कंपल्सरी कर दिया था कि घरों की एक दीवार जो होगी वो स्ट्रीट के साथ लगी होगी। क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि देखो ये घर की एक दीवार है जो स्ट्रीट के साथ लगी हुई है, इन घरों की दीवारों के साथ साथ में ना नालियां बनाई गई थी, ताकि घरों का वेस्ट वाटर जो है वो इसके थ्रू पानी फ्लो करता रहे। ऐसे यहाँ पर जो है इसके साथ साथ में, दीवार के साथ साथ में नालियां बनाई गई थी, ताकि घर का सारा वेस्ट वाटर जो है इसके वजह से वो फ्लो हो जाए और जाकर के मेन स्ट्रीट में जो एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता था, ठीक है, आगे चलकर, और वो सारी चीज, वो सारा जो वेस्ट वाटर होता था वो जाकर मेन हॉल में
फ्लो हो जाता था। ठीक है, देखो ये रही ना, ये जैसे घर बने होते थे और ये घर के साथ साथ में नालियां बनी होती थी और नालियां जो है वो कवर्ड रहती थी स्टोन स्लैब से, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उनसे नालियों को कवर किया जाता था ताकि कूड़ा करकट गंदगी जो है उन नालियों के अंदर ना जाए, कहीं पानी का फ्लो रुक ना जाए, ताकि गंदगी आसपास में फैले। हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे वो, इसलिए नालियों की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर में हम पढ़ेंगे अब सिटाडेल के बारे में। ठीक है, सिटाडेल में पढ़ते हैं हम, इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। ठीक है, अब सिटाडेल में मैंने बताया था ना, मैंने अभी क्या बताया था, सिटाडेल में थोड़े से रिच पीपल रहते थे, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली। उन बिल्डिंग्स में से दो फेमस बिल्डिंग, जो कि बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो बड़ी फेमस बिल्डिंग थी, एक तो क्या थी ग्रेट बाथ, ठीक है, और दूसरा क्या थी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ये दो पाई गई थी। ठीक है, तो ग्रेट बाथ में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रेट बाथ वाज द लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कंट्री सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑन ऑल द साइड। अब यहाँ पर हम इसके ग्रेट बाथ को अच्छी तरीके से समझेंगे। एक डायग्राम बना के बताती हूं मैं कि जैसे मान लीजिए ये क्या था, ये आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप में, रेक्टेंगुलर शेप में क्या था आपका, ये रेक्टेंगुलर शेप में ये पूरा का पूरा टैंक बना हुआ था। ठीक है, अब इसके नॉर्थ और वेस्ट साइड में, इसके ये आ गया आपका नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, इसके साउथ और नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ और साउथ साइड में स्टेयर्स बने हुए थे। जब भी इसमें कोई नहाने वगैरह का या स्पिरिचुअल बेदिंग हुआ करती थी, मतलब वो धार्मिक स्नान किया करते थे, तो साउथ और नॉर्थ से ही सीढ़ियां बनी हुई थी, इसके अंदर जाकर वो बेदिंग किया करते थे। ठीक है, इसका जो फ्लोर था बच्चे, वो पकी हुई यानी कि बर्न्ड ब्रिक का ये फ्लोर बना हुआ था। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक, ठीक है, बर्न ब्रिक का बना हुआ था, यानी कि पकी हुई ईंटों का ये बना हुआ होता था। और इस पकी हुई ईंटों, जैसे ये पकी हुई ईंटों का इसका फ्लोर बना दिया, फर्श बना दिया, इसके ऊपर चारकोल या मोरताल का लेप किया गया था ताकि पैर वगैरह का फिसलन ना हो और लोगों को चोट ना लगे। ठीक है, इसके वेस्ट, इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में, ये आपकी वेस्ट हो गई और ये आपकी ईस्ट हो गई, तो इसमें यहाँ पर तीन तीन चार चार चेंजिंग रूम बने हुए थे। ठीक है, जब भी ये बेदिंग करके आते थे या करने जाते थे तो चेंज किया करते थे, तो इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में दोनों में ही चेंजिंग रूम बने हुए थे। इस तरह से ये गेट बाथ बना हुआ था, जहां पर वो सारे स्पिरिचुअल बेदिंग किया करते थे। उसके बाद जो भी उनका धार्मिक एक्टिविटीज होती थी, पूजा पाठ का काम होता था, वो किया करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदारो और प्लान अर्बन सेंटर में डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। The lower town मोहनजोदारो प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिटाडेल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लोअर टाउन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं लोअर टाउन की तरफ। तो लोअर टाउन में ठीक है बिल्डिंग्स बनी हुई थी, लेकिन बच्चे बिल्डिंग्स जो थी वो मल्टी स्टोर नहीं होती थी, इवन की एक मंजिला भी नहीं बनी होती थी, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं बना होता था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही बना होता था, वहीं पर वो लोग रहते थे। तो यहां पर बताया गया कि मैनी वर सेंटर ऑन अ कंट्री साइड विद द रूम ऑल द साइड देयर आर द नो विंडो। अच्छा, इनके घरों के कमरों में, रूम्स में कोई विंडो नहीं होती थी, प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। अब जैसे देखो यहाँ पर इसमें बताया गया है, इस तरह का इनका घरों का स्ट्रक्चर होता था। देखो कितना भूल भुलैया टाइप में बनाया गया है कि अगर कोई विजिटर यहां से आ रहा है, ठीक है, अगर कोई विजिटर यहां से आ रहा है तो उसको डायरेक्ट जो है वो अंदर का व्यू नहीं देखेगा। जैसे हमारा मेन गेट होता है ना, मेन गेट में जाकर हमें पता चल जाता है कहाँ बेडरूम है, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बाथरूम है ना, पता चल जाता है। लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता था। कोई विजिटर आता, वो पहले यहाँ जाता, फिर अगर उसको ड्राइंग रूम में जाना होता तो यहाँ से कवर करता, फिर उसको उस वहां से करता, या फिर इतना इतना सारा घूम के फिर उसको इस वाले रूम में आना पड़ता था। इनके रूम्स में जितने भी रूम्स होते थे, देखो कंट्री साइड का मतलब होता है एक आंगन होता था, आंगन बीचों बीच होता था घर के, ठीक है, आंगन बीचों बीच होता था घर के, और इसके चारों तरफ जो है कमरे बने होते थे, रूम्स बने होते थे, और उन रूम्स में विंडो नहीं होते थे, सिर्फ एक गेट ही होता था, एक डोर ही होता था। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि सम हाउसेज हैव बीन रिमेन द स्टेयर केस। अच्छा, कोई रेयर ही केस ऐसा मिला होगा जहां पर हमें स्टेयर्स के एविडेंसेस मिले हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं कि लोग छत पर जाने के लिए या फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए उन्होंने जो बनाया होगा। वैसे तो 99% जो है लोगों ने मल्टी स्टोर बनाए ही नहीं थे, 1% हम कह सकते हैं कोई रेयर ही केस ऐसा मिला है जिसमें स्टेयर केसेस के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। अब इनमें सोशल डिफरेंसेस का कैसे पता चलेगा? इनमें ये पूरी की पूरी एक्टिविटी देख रहे हो ना,
ठीक है, ये एक्टिविटीज होती थी वहां पर। ठीक है, पॉटर स्पॉट बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मार्केट है, मार्केट में कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, कुछ नॉर्मल भी होते थे, कुछ पैसे वाले भी होते थे। तो ये सोशल कैटेगरीज जो है किस तरह से बताई जाती हैं, यहाँ पर देखना कि लुकिंग फॉर अ लग्जूरियस। अब देखो कुछ यहाँ पर लग्जूरियस आइटम जो है वो नॉर्मली पीपल यूज नहीं करते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो यूज नहीं करते थे। लग्जूरियस आइटम जो है वो अमीर घर के लोग ही यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने नाम सुना होगा फिनेंस का। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है फिनेंस का। अब वो एक ऐसी मिट्टी होती थी, इस तरह की एक ऐसी मिट्टी होती थी जो कि बहुत कॉस्टली होती थी। क्यों कॉस्टली होती थी? वैसे तो मिट्टी नॉर्मल होती थी, लेकिन इसमें फिनेंस में सिलिका, ठीक है, इसमें क्या किया जाता था? सिलिका प्लस इसमें गम, इन दो चीजों को मिक्स किया जाता था। किसमें? फिनेंस में। ठीक है, इन दोनों में। और फिनेंस क्या होता था? एक तरह की मिट्टी होती थी। जब इससे ये पॉट्स बनाए जाते थे इस तरीके के, तो ये महंगा क्यों होता था? क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती थी कि सिंपल सी मिट्टी में, सिंपल से सॉइल में सिलिका और गम को मिलाया जाता था, फिर उसको मिक्स किया जाता था। मिक्स करने के बाद जब वो स्टफ तैयार होता था इस तरीके का, तब जाकर वो पॉटर पॉट बनाया करता था। जब फिर इसको धूप में सुखाया जाता था, तो जो इसमें गम मिलाया है ना, वो धूप में सूख करके स्पार्क करता था, चमक पैदा करता था, और लोगों को अट्रैक्ट करता था कि देखो कितना सुंदर पॉट है। फिर उस पर चित्रकारी वगैरह की जाती थी, इसलिए ये महंगा होता था। नॉर्मल कोई पर्सन खरीद नहीं सकता था, लेकिन इसको जो है वो अमीर घर के लोग इसको खरीदते थे, जिनके पास पैसा वैसा होता था। फेयरली इजिली आउट ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज द स्टोन और क्ले। ठीक है, लग्जरी, जो नॉर्मल पीपल होते थे वो सिंपल मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे। ठीक है, लग्जरी वर द दोज, लग्जूरियस are those item if they are rare the made of the costly non local material with the complicated technology। इसीलिए तो इसको complicated technology कहा है, क्योंकि इसमें मेहनत मशक्कत ज्यादा लगती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस, ब्यूराइल्स। अब देखो कैसे पता चला हमारे हिस्टोरियन को या आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये लोग अमीर थे, ये लोग गरीब थे। अब उनको बोन्स मिली है, ठीक है, उनको डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी तो खत्म होगी, खाली उनकी बोन्स मिली। तो बोन्स से कैसे पता चलता है कि वो लोग अमीर थे, वो लोग गरीब थे? नहीं पता चलेगा ना। इसका भी एक रीजन था। एक्चुअल में जो ये हड़प्पा के लोग, जब इनमें किसी की डेथ हो जाती थी, तो वो लोग जब उस डेड बॉडी को गड्ढों में दफनाया करते थे। एक तो पहली बात ये, गड्ढों में जब दफनाते थे तो उनके साथ उनके कुछ बर्तन वगैरह भी रखते, जो उनके साथ, मतलब उनकी जो चीजें यूज की जाती थी तो उनके साथ वो रख दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि डेड बॉडी के साथ में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान जब डेड बॉडीज मिली, उनकी बोन्स मिली, तो उनके साथ में मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी वगैरह, बीड्स, मतलब जो भी वो ज्वेलरी वियर किया करते थे, कुछ कपड़े, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ ऐसी इस चीजें दिखाई देती। कहीं कहीं पर कॉपर मिरर भी दिखाई दिया था, कोई रेयर केस ही ऐसा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते थे, इसलिए इनका मानना होता था कि ये भगवान के घर अकेला जाएगा, रास्ते में इसको भूख प्यास लगेगी, बर्तन कहां से लेकर आएगा, तो बर्तन भी इसके साथ में रख देते थे। कहीं कहीं पर तो ये था कि डेड बॉडी के साथ में किसी डॉग को दफना दिया जाता था। हालांकि पता नहीं वो जिंदा था या जिंदा ही उसको दफना दिया गया था या उसको मारकर दफनाया गया था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन डॉग के साक्ष्य भी उनको मिले कि भाई ये अकेला जाएगा भगवान के घर, तो भाई इसके साथ में संग साथी भी चाहिए, तो डॉग को भी इसको दफना दिया गया था। ठीक है, और मैन और वुमेन दोनों ही जो है वो ज्वेलरी पहनने के शौकीन होते थे, तो दोनों को ही एज इट इज, जैसे उनकी डेथ हुई थी एज इट इज गड्ढे में दफना दिया गया। उनके इसमें से, गले में से, हाथों में से चूड़ियां, रिंग्स वगैरह ये कुछ उतारी नहीं थी, एज इट इज उसको दफना दिया गया था। इससे पता चलता है कि वो लोग अमीर घर से बिलोंग करते थे, और ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, जिन्होंने कुछ पहना वहना नहीं होता था, सिंपल मिट्टी के बर्तन होते थे, उससे कैटेगराइज किया कि ये लोग गरीब थे और ये लोग अमीर थे। ठीक है ना, ओके। ये क्या होता है? ये होता है फिनेंस का पॉट। ठीक है, देख रहे हो ना, अभी बताया था ना मैंने, फिनेंस का पूरा प्रोसेस बताया था ना। ये होता है, ये इसलिए महंगा था क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज काफी लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है। फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब किस तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था? चन्हू दारो, देखो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। चन्हू दारो इज अ टाइनी सेटलमेंट एक्सक्लूसिव द डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था चन्हू दारो में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना चन्हू दारो कहां पर है। ठीक है, चन्हू दारो इज अ टाइनी सेटलमेंट एक्सक्लूसिव द डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ये सारी चीजें जो है वो अकेले चन्हू दारो में होती थी।
ऐसा नहीं था कि चन्हूदारों के अलावा कहीं भी बीड्स मेकिंग, कहीं भी वेट मेकिंग, कहीं भी सील मेकिंग का काम नहीं होता था, लेकिन सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन चन्हूदारों में ही होता था। ठीक है, तो द वैरायटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द बीड्स इज रिमार्केबल, टेक्निक्स मेकिंग द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ठीक है, अब जो भी इसमें चीजें बनाई जाती थी, ठीक है, किस तरह से, देखो एक काम को करने में काफी सारे लोग इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब जैसे बीड्स मेकिंग का काम था, राइट, अब ये बीड्स मेकिंग का काम था इस तरीके का कि ये इनको पूरी की पूरी, मान लीजिए एक माला बनानी है। ठीक है, एक पूरी की पूरी बीड्स माला बनानी है। अब ये जो बीड्स होंगी तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लाया जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल करके फिर इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाएंगे, तो ये कोई और अलग काम करेगा। फिर उसके बाद इसको स्मूथ करने का काम, इसको थोड़ा सा रफ घिसाई विसाई करने के बाद में इसको अच्छा बनाने का काम कोई और करेगा। फिर इसमें ड्रिल करने का काम कोई और करेगा। ड्रिल का मतलब होता है इसको होल करना। ठीक है, अब मन के बनेंगे, मोती बनेंगे या माला बनाई जाएगी तो उसके लिए होल भी होगा, तो ड्रिल करने के लिए कोई किसी और पर्सन के पास जाता था। फिर ड्रिल करने के बाद जो इसमें होल होता था उस पर कवर लगाने के लिए इस पर मेटल वर्क भी किया जाता था। ठीक है, वो कोई और पर्सन करता था। तो इस तरीके से एक माला को बनाने में क्राफ्ट का कोई भी उन्होंने काम बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार किया, तो उसे काफी सारे पर्सन उसमें इंक्लूड होते थे। ठीक है, इस तरह से उनकी सोशल एक्टिविटीज चलती थी। टेक्निक्स फॉर मेकिंग द बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के अकॉर्डिंग ही अलग अलग कामों को लोग किया करते थे। नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू द रफ शेप। ठीक है, एंड द फाइनल फ्लेक्ट। तो मैंने कहा ना कि रफ शेप से लेकर फाइनल ऑब्जेक्ट तैयार करने तक काफी सारे लोग इसमें इंक्लूड होते थे। एट लास्ट स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन, इसमें जो ड्रिल करने का काम किया जाता था, स्पेशलाइज्ड उसमें बताए सेंटर्स बताए गए हैं, चन्हूदारों में, लोथल में और धोलावीरा में। यहाँ पर ड्रिलिंग का काम सबसे अच्छा होता था, इसलिए रॉ मटेरियल कहीं से लाया जाता था, फिर उसमें बीड्स कहीं बनाए जाते थे। हाँ, ड्रिल करने का काम करवाने के लिए लोग लोथल, चन्हूदारों और धोलावीरा से काम करवाया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, राइट। आइडेंटिफाई द सेंटर प्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई सेंटर्स प्रोडक्शन बाय लुकिंग फॉर रॉ मटेरियल एंड टूल यूज। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह के, अब कोई चीज बनानी होगी तो उसके लिए टूल्स भी तो चाहिए ना, बिना टूल्स के वो कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कैसे टूल्स वो यूज किया करते थे जिसकी वजह से वो इतने अच्छे अच्छे काम किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन बाय लुकिंग फॉर रॉ मटेरियल एंड टूल्स यूज। वेस्ट इज वन, कैसे पता चला, टूल्स यूज होते होंगे। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर था, ठीक है, उस पत्थर में क्या किया होगा, पत्थर के आसपास में इस तरीके का कोई भी शेप देने के लिए उस ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया कि वेस्ट वन, अब ये इतना क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, मान लीजिए इनके पास लकड़ी का बहुत बड़ा सा टुकड़ा आया जिसमें वो छोटे छोटे बीड्स बनाएंगे। ठीक है, या फिर स्टोन का बहुत बड़ा, उसमें से छोटे छोटे सेटेटाइट होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको बीड्स मेकिंग पे काम में लिया जाता था। ठीक है, सेटेटाइट होता है सॉफ्ट स्टोन, क्लियर है। तो उसमें से जो बड़े बड़े पीसेस होते थे, अब ये बहुत बड़ा सा सेटेटाइट था, ठीक है, पत्थर था, सॉफ्ट स्टोन था, राइट। अब इस सॉफ्ट स्टोन में से छोटे छोटे जो बीड्स बनाए जाते थे, तो बीड्स बनाए जाने के कारण जो उसमें छोटे छोटे पीसेस बच जाते थे वो धरती में छोड़कर चले जाते थे, और जो उसका कोई बड़ा पीस रह जाता था तो उस बड़े पीस को किसी और काम में ले लेते थे। ठीक है, जो बिल्कुल वेस्ट होते थे, जिनका कोई काम ही नहीं होता, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक से वो होते थे, उनके पीसेस बच जाते थे, तो जहां काम किया उन्होंने वहीं छोड़कर चले गए, तो वो मिट्टी में मिलते रहे। ठीक है, अब खुदाई के दौरान जब वो चीजें मिली, इससे पता चलता है कि वो लोग यहां बैठकर काम किया करते थे और ये चीजें उसमें यूज किया करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो दीज ट्रेसेस, जो हमें ये ट्रेसेस मिले, जो साक्ष्य मिले, सजेस्टेड दैट अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन द लार्ज सिटी सच एज द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ज्यादातर काम ये जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो में इसके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। कहां किन किन कंट्री से या किन किन एरिया से इनके ट्रेडिंग रिलेशन थे। ठीक है, अब जैसे माना जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सील थी वो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली, हड़प्पा की जो सील थी वो मेसोपोटामिया मिली। इससे क्या शो होता है कि हड़प्पा के लोगों का ट्रेडिंग रिलेशन मेसोपोटामिया के साथ भी था। ठीक है, द हड़प्पा प्रोक्यूर्ड द मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस वेज। टेरिकोटा टॉयज मॉडल, बुल्लक कार्ट्स। तो ये लोग कैसे कम्युनिकेशन किया करते थे? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था, तो कैसे जाते थे? अब ठीक है, लोकल एरिया में कि भाई एक गांव से दूसरे गांव में गए, ठीक है, पैदल चले गए, लेकिन कोई गांव बहुत दूर होता है तो वो किस तरह से जाते थे?
ठीक है, अब पैदल जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये लोग बुल्लक कार्ट्स का यूज किया करते थे। बुल्लक कार्ट मतलब बैलगाड़ी का यूज किया करते थे। ठीक है, सजेस्टेड दैट दिस वाज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इससे ये पता चलता है कि हमें एक मिट्टी का खिलौना मिला, ठीक है, जिसको इस तरह का मिट्टी का खिलौना मिला, ठीक है, बुल्लक कार्ट का। तो इससे पता चलता है कि वो लोग बुल्लक कार्ट को कम्युनिकेशन के लिए यानी कि ट्रेडिंग के लिए यूज किया करते थे। सजेस्टेड दैट दिस was an important means of transportation goods people across land route। लैंड रूट एक जगह से दूसरे जगह पर जाना होता था तो उसके लिए बुल्लक कार्ट्स यूज किया करते थे। आज की तरह ये मोटर बाइक नहीं थी, रेलगाड़ी ये वाला ही नहीं थी, बसेस नहीं थी। ठीक है, तो पहले इसी तरह के, और ना ही ये कैमल कार्ट थी, तो सिर्फ ये बैलगाड़ी ही थी। बैलों का ही यूज किया करते थे, प्लोइंग में भी बैलों का ही यूज किया करते थे, वो ट्रांसपोर्टिंग में भी। ठीक है, आफ्टर another strategies for the procuring raw material may have been to send the expeditions such as establish communication with the local communities। इससे पता चलता है कि बैलगाड़ियों का यूज अगर वो ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, अगर वो लोकल कम्युनिटीज के साथ में अपने ट्रेडिंग रिलेशन बना रहे हैं, तो इससे बुल्लक कार्ट को भी एक क्या कर रहे थे, बुल्लक कार्ट का यूज करके उनसे उनके ट्रेडिंग रिलेशन का पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर वो जाते थे और किस तरह से वो डील किया करते थे। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल में अब हम आगे पढ़ेंगे कंटेंट विद डिस्टेंट लैंड। अब अभी तो हमने लोकल आसपास के एरिया से उनके ट्रेडिंग रिलेशंस के बारे में जाना। अब हम क्या करेंगे कि लोकल ना होकर मतलब इंडिया से बाहर भी उनके ट्रेडिंग रिलेशन थे। तो वो कौन कौन से थे, यहां पर देखना। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्टेड दैट द कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली बोट फ्रॉम द ओमान। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो कॉपर था, ठीक है, खेतरी राजस्थान से जो कॉपर लाया जाता था, इन्होंने बताया, आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्टेड दैट द कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली बोट फ्रॉम द ओमान। ओमान क्या, एक तरह से ये इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि ये खेतरी राजस्थान से ही लाया जाता है। बेस्ट क्वालिटी का कॉपर जो है, अगर टोटालिटी में अगर बात करें तो बेस्ट क्वालिटी का कॉपर जो है, जो हड़प्पा के लोग यूज किया करते थे, वो खेतरी राजस्थान का ही किया करते थे, और वहीं से वो कॉपर जो है वो दूर दूर के देशों में जाया करता था। यानी कि बेस्ट क्वालिटी का कॉपर खेतरी राजस्थान में ही पाया जाता है था। ऑन द सदर्न ईस्टर्न, ठीक है, टिप ऑफ द अरेबियन। अब सदर्न ईस्टर्न का नाम देखना यहाँ पर, ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ पर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। ठीक है, तो ये सदर्न ईस्टर्न का मतलब ये वाला हो गया कि आपका ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, सॉरी ये हो गया आपका ईस्ट, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया साउथ ईस्टर्न एरिया। तो यहाँ पर साउथ ईस्टर्न एरिया में ये बताया गया, साउथ ईस्टर्न ये वाला एरिया। ठीक है, साउथ ईस्टर्न एरिया, टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। मेसोपोटामिया टेक्स्ट डिटेबल, मेसोपोटामिया की एक डिटेबल टेक्स्ट है, यानी कि एक जगह हमें मेंशन किया हुआ मिला है, जो कि हमें ये मिला है 3rd मिलेनियम बीसी का लिखा हुआ एक टेक्स्ट बुक मिली है। इसमें बताया जाता है कि कॉपर कमिंग फ्रॉम द रीजन कॉल्ड मगन, कि जो कॉपर हमें मतलब मेसोपोटामिया की एक बुक में हमें लिखा हुआ मिला है कि जो उनके यहाँ कॉपर लाया जाता था, वो कहाँ से लाया जाता था, वो लाया जाता था मगन से, परहैप्स नेम ऑफ द ओमान। तो ये जो अभी हमने ओमान पढ़ा है ना, तो ओमान का नाम ही यहाँ पर क्या बताया गया है, मगन बताया गया। पहले इसका नाम ओमान था, फिर इसका नाम मगन हो गया, राइट। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड द हड़प्पन सील्स। दूसरे ये मानते हैं कि हड़प्पा की सील्स हो गई, वेट हो गई, राइट, डाइज हो गई, बीट्स हो गई, विच सजेस्टेड दैट द कंट्रोल रीजन नेम्ड दिलमुन। ठीक है, अब वो देखो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या यूज करते थे, आपकी तरह आजकल की तरह तो पबजी तो खेलते नहीं थे। ठीक है, वो लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करते थे, शतरंज वगैरह खेलते थे, चेस खेलते थे, है ना। तो इस तरीके से वो लोग अपने आप को एंटरटेन किया करते थे। ठीक है, और मगन एंड मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। तो ये मगन और मेलुहा जो है वो माना जाता है कि ये दोनों भी हड़प्पा की ही साइट थी, है ना। चलिए, तो ये क्या है, ये हड़प्पा की सील है जी। ठीक है, ये क्या है, ये हड़प्पा की सील है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सील में क्या है कि बहुत तरह के जानवरों की, ठीक है, और कहीं कहीं पर पशुपति शिव की भी मूर्ति बनी हुई है। अब यहाँ पर देखो एक पेड़ बना हुआ है, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये सींग वाला, ठीक है, तो इसको पशुपति शिव के रूप में बताया गया है कि ये पशुपति शिव है जो कि योगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं, और ये एक बुल को भी दिखा रहा है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से बुल को, ये जो टेरिकोटा बुल है, ये सील में भी बताया गया है। अभी आगे बताऊंगी कि किसी किसी सील में हमें पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, आगे की, सील, स्क्रिप्ट एंड वेट की। ठीक है, सील्स और सीलिंग क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। सील्स और सीलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। सील होता है मोहरे,
ठीक है, पत्थर की मोहरें जो होती है ना, जिससे वो कम्युनिकेट किया करते थे, तो सील्स हो गई मोहरें। और सीलिंग क्या हो गई? सीलिंग हो गई एक तरह का बैग होता था। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक तरह का बैग होता था। इस बैग में कोई भी वैल्यूएबल चीजें डाली जाती थी। ठीक है, फिर इस बैग के मुंह को जो है वो बांधा जाता था। ठीक है, जो इसका माउथ होता है ना, उसको फोल्ड कर दिया जाता था। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप किया जाता था। ठीक है, गीली मिट्टी का लेप करने के बाद इसमें जो सेंडर होता था वो अपनी स्टैंप को इस पर छाप दिया करता था, इसको मिंट कर दिया करता, यानी कि उसको स्टैंप लगा दिया करता था गीली मिट्टी पर। ठीक है, जब ये गीली मिट्टी पर स्टैंप लगाकर फिर इसको सुखाया जाता था, तब जाकर के वो पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करवाया जाता था। ठीक है, अब ये सेंड कैसे कराते थे कि किसी भी अपने वेल विशर को दे करके, जो भी उनका कोई विश्वसनीय जो पर्सन होता था, ठीक है, उसको दे करके कि जाकर तुम्हें ये पर्टिकुलर पर्सन को देनी है। इस तरह से वो विश्वास के आधार पर ही अपना व्यापार चलाते थे। तो ये क्या होगी? सीलिंग हो गई। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर जिस भी सेंडर को ये दिया है, ठीक है, जिस भी सेंडर को, उसमें स्टैंप में ना, जब वो गीली मिट्टी पे अपनी स्टैंप लगाया करता था तो उस स्टैंप पर सेंडर का नाम लिखा होता था। ठीक है, और जब वो सूख जाता था तो वो तो रब हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार सूख गया, गीली मिट्टी पर लिखा हुआ है, तो वो तो फिर हटेगा नहीं। तो अगर मान लो किसी भी उसको जो वेल विशर को दिया, जो जाकर के वहां पर उसको देकर आना है, उसके मन में छोटे से एक बात मानते हैं, मान लो उसके मन में ये आ जाती है कि यार इसके अंदर जो वैल्यूएबल चीज है, क्यों ना मैं इसको निकाल लूं, है ना। ये मन बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत गलत गलत सोचता है ना। तो क्यों ना मैं इसको निकाल लूं। तो वो क्या करेगा? अगर मान लो छोटी सी बात है, अगर उसने सील को खोल लिया, ठीक है, खोलने के बाद उसमें से कोई वैल्यूएबल चीज निकाल ली, फिर क्या करेगा? गीली मिट्टी से फिर से उसको रैप अप करेगा, लेकिन वो स्टैंप कहां से आएगी? जो उसके ऊपर सेंडर ने मिंट की हुई थी, उसके ऊपर छापी हुई थी। अब बोलोगे कि मैडम वो बना भी तो सकता है। बच्चे, आज की तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी कि क्विकली बन जाती। उसको टाइम दिया गया था, तेरे को 2 दिन के अंदर अंदर तेरे को वहां पहुंचना। अगर 2 दिन से तीसरा दिन लग गया तो फिर थोड़ा सा वो डाउटफुली होता था। ठीक है, तो इस तरीके से विश्वास के आधार पर ही ये पूरा का पूरा काम होता था। ठीक है, अब करते हैं कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट को एनागैमेटिक स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट एनागैमेटिक वर्ड क्या होता है? एनागैमेटिक होता है गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है रहस्यमयी, जिसको आज तक पहचाना ही नहीं गया। उलझी उलझी सी रहस्यमयी इनकी स्क्रिप्ट होती थी। ये अपने द्वारा जो भी कम्युनिकेशन इनके दूसरे पर्सन के साथ होता था, तो वो उनकी स्क्रिप्ट में होता था। लेकिन इनकी स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। कितनी भी कोशिश कर ली, एक एक लेटर को समझने की कोशिश की, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश की, लेकिन ऑल इन वेन, सब बेकार गया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या इसमें लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये चीजें ऐसे गुचड़ू मुचू करके लिख दी, आपको समझ में आ रही है कि मैडम ये क्या लिखा है? ये तो समझ में आ रहा है कि सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना। ऐसी ही पिक्टोग्राफिक जो है उनकी स्क्रिप्ट होती थी। तो हड़प्पा सील यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। ठीक है, लाइन ऑफ राइटिंग तो होती थी, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द ऑनर। तो इस सील में क्या होता था? ये इस तरह की जो सील होती थी यहाँ पर, ठीक है, वो लाइन में कुछ लिखा होता था, और साथ में सेंडर का नाम भी नीचे लिखा होता था। ठीक है, तो स्कॉलर हैव बीन सजेस्टेड दैट द मोटिव जनरली एनिमल। तो स्कॉलर्स क्या सजेस्ट करते हैं? जो ये मोटिव होता है ना, मोटिव क्या? एक तरह का एनिमल होता है। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था ना, ये दिखाया था ना आपको, क्या दिखाया था? ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिखाया था ना मैंने आपको। तो ये क्या है? ये मोटिव है। ये बुल की शेप में देख रहे हो ना, ये क्या है? ये मोटिव है। ठीक है, तो जनरली एन एनिमल कन्वेड अ मीनिंग दोज हु कुड नॉट रीड। तो अब देखो, हमें पता है कि वो बैल है, ठीक है, हमें पता है कि वो बुल है। अब जिसको नहीं पता, तो अब जैसे कोई पर्सन होता है, वो अनएजुकेटेड है, उसको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अब जब उसको, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसको जब एप्पल दिखाया जाएगा, बोला जाएगा बच्चे ये एप्पल है। पहले तो उसको नहीं पता था ना, जब हम उसको बार बार बोल रहे हैं बच्चे ये एप्पल है, तो वो समझ जाएगा कि ये एप्पल है। ऐसे ही जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको एक बैल दिखा दिया गया कि बैल का मतलब बता दे कि बैल का मतलब ये है। अब जैसे किसी नोट पर 5 रुपीज लिखा है, ठीक है, किसी पर 100 रुपीज लिखा है, किसी पर 2000 या 10,000 या कुछ भी लिखा है, XYZ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अब जिसने भी उसको पढ़ा, तो यहाँ पर जो अनएजुकेटेड या जो भी मतलब इलिटरेट होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, अब इस 5 को देख करके उन्होंने अपनी पहचान बना ली कि भाई इस तरह का जो लिखा होगा वो 5 होगा।
ठीक है, या फिर इस तरीके का लिखा होगा वो 100 होगा, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको बार बार बताया गया है कि ये 100 लिखा है तो वो पहचान जाएगा कि ये 100 है। ऐसे ही ये जो मोटिफ है, इसका भी कोई मीनिंग होता था जो वहां के लोग ही जानते थे इसके मीनिंग को, कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो जान जाते थे, और जिनके साथ कम्युनिकेट करते थे वो भी जानते थे, और जिसके साथ करने वाले थे वो भी इसको जानते थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, the longest containing the 26 sign, although the script remain undeciphered to till date। हालांकि अभी तक इसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है कि क्या लिखा हुआ था। ठीक है, सो इट इज evidently not alphabetical, it has just too many signs, where between the 375 to 400 के बीच में ये साइन मिले हैं, यानी कि उनकी जो इंस्क्रिप्शंस थे या उनके जो जहां पर वो लिखा हुआ था, तो सबसे बड़े जहां पर हमें ये मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन इस तरह का हार्ड सरफेस पर लिखे हुए कुछ अक्षर होते हैं, इनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, उसमें टोटल हमें 26 साइन ही मिले, इससे बड़ा कोई साइन, कोई इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिला। ठीक है, सो इसमें बताया गया कि इनकी राइटिंग, इनका जो लिखने का स्टाइल था वो कैसा था, वो राइट से लेफ्ट की तरफ था, यानी कि जो आज हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं वैसे नहीं, इसका ऑपोजिट था। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखो, इस तरह का ये जो मोटिव देख रहे हो ना, ठीक है, इस तरीके की सील होती थी उनकी। क्लियर है? नेक्स्ट, एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखो वैसे तो काफी सारे इसके रीजंस माने जाते हैं, ठीक है, तो इन रीजंस में हम क्या क्या देखेंगे कि देयर इज एविडेंस दैट 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पा साइट रीजन सच एज चोलिस्तान हैव बीन अबंडेंट। ठीक है, माना जाता है कि चोलिस्तान से लोग माइग्रेट होकर के, क्योंकि पहले वहां पर कुछ भी नेचुरल कैमिटीज आई होगी या वहां से कुछ लोग जो है आकर बस गए होंगे, उन्होंने वहां के चोलिस्तान के लोगों को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया, तो चोलिस्तान के लोग जो है वो आकर के और इधर आने लग गए, कहां पर, उत्तर प्रदेश की तरफ, गुजरात की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है स्टिमुलेटेड देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन, न्यू सेटलमेंट गुजरात, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। चोलिस्तान से माइग्रेट होकर लोग इधर की तरफ आने लगे। अब वहां पर क्या हो रहा था, हो सकता है वहां पर फ्लड आ गई थी, कुछ एक्साइटेड, कुछ भी नेचुरल कैमिटीज आ गई थी, जिसकी वजह से वो बाकी के एरियाज में आकर सेटल्ड होने लगे थे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पर जो पहले से ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनके लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी तो रीजन माना जाता है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से भी वो लोग मारे गए पूरे के पूरे। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक्सेसिव फ्लड की वजह से, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप द रिवर्स। ठीक है, पानी सूख गया था, पानी सूखने की वजह से उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा था, नहीं तो वो इरिगेशन कर पा रहे थे, ना ही वो फिशिंग कर पा रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, कुछ मानते हैं कि आर्यंस के आने से भी, आर्यंस वहां से आए मतलब सेंट्रल एशिया से, और उन्होंने सबको मार गिरा, इस तरह से हड़प्पा का एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट अथॉरिटी कौन सी थी। ठीक है, एंशिएंट अथॉरिटी में मिला है कि क्या हड़प्पा को बचाने के लिए कोई राजा नहीं था वहां पर, कोई ना कोई तो होगा ना, इस पूरी सिविलाइजेशन को सुपरवाइज करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए कोई तो होगा। तो हमें मोहनजोदारो से एक ये प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये राजा होगा वहां का, लेकिन कुछ मानते हैं कि ऐसी वाली मूर्तियां तो हमें ना सिर्फ मोहनजोदारो से, हड़प्पा से मिली है, हमें कालीबंगा से मिली है, हमें लोथल से मिली है, हमें वहां से मिली है, वहां से मिली है, ऐसी तो बहुत जगह से मिली है। तो हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि ये पर्टिकुलर राजा पूरी सिविलाइजेशन को रूल किया करता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राजाओं की हमें मूर्तियां मिली है। हाँ, ये हो सकता है कि पर्टिकुलर जो सोसाइटी, थोड़े बहुत जो लोग रहते थे कि एक एरिया में इतने लोग रह रहे, तो उनको गवर्न करने के लिए इस तरह का, ठीक है, एक हेड होता होगा। ठीक है, तो ये क्या था, वहां का प्रिस्ट किंग था। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ओपिनियन दैट हड़प्पा सोसाइटी हैड नो रूलर्स। कुछ लोग मानते हैं कि कोई रूलर ही नहीं था, इस तरह का बस कोई हेड हुआ करता था जो थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करता था। वेयर द अदर्स आर्कियोलॉजिस्ट फील दैट देयर वाज द नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स वर देयर। क्लियर, मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर। मोहनजोदारो में कोई अलग सा रूलर था, हड़प्पा में कोई अलग रूलर था, लोथल में कोई अलग रूलर था, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कोई पर्टिकुलर रूलर ही था। ठीक है,
अब चलते हैं डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसकी डिस्कवरी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। व्हेन हड़प्पा सिटीज फेल इनटू रुइन पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट। जब हड़प्पा का बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, इसका नामो निशान तक मिट गया था, फिर दोबारा से जब ये स्टार्टिंग होती है, हर तरह की राज्य बनते हैं, ठीक है, हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से राज्य बनने स्टार्ट होते हैं, जन से जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, फिर धीरे धीरे हड़प्पा के डिक्लाइनेशन के काफी सालों बाद से दोबारा से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो लोग इसको बिल्कुल भूल चुके थे, ठीक है। अब भूल गए थे तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट भी तो अब भूल जाते, ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं पता करता, तो आज भी हमें हड़प्पा के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है ना। वो जॉन मार्शल की पूरी टीम जो वहां बैठती, ना वो ईंटों को देखती, ना ही इस पर रिसर्च होती और ना ही पूरी दुनिया को हड़प्पा के बारे में पता चलता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत साल तक बीच में जो गैप आया, लोग इसको बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन एक पर्सन ऐसा था, कनिंघम कंफ्यूजन, जिसको बहुत कंफ्यूजन होती है किस बात को लेकर के। कनिंघम सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, जिनको एज अ आर्कियोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया था, सबसे पहले वाले, ठीक है। तो इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो इनकी कंफ्यूजन क्या होती है, कनिंघम यूज टू अकाउंट लेफ्ट बाय द, कनिंघम को एक अकाउंट मिलती है, एक बुक मिलती है जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के वहां से मिलती है, ठीक है। एक चाइना से एक ट्रैवलर आता है, ठीक है, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एग्जामाइन करता है, वहां पर रुक कर कहते हैं ना कि ट्रैवलर्स मूव ऑन होते रहते थे, हमारे इधर और उधर के इधर आते रहते थे, वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, फिर वहां पर उसके लिए एक बुक लिखते थे ताकि वो रीडर पढ़ सके और उसके बारे में पता चल सके, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, उसकी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर वगैरह जो भी होते हैं उसके बारे में। तो कनिंघम को एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टेक्स्ट मिलता है, ही हु हैड विजिटेड सब कॉन्टिनेंट, जो कि चाइना से इंडिया आया था कब, 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में। जब उसने चीजों को सारी कुछ देखा तो उसने अपनी एक बुक लिखी। इस बुक में क्या लिखा था, अ साइट लाइक द हड़प्पा विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द, उसमें लिखा था कि ये जो हड़प्पा है ना, ये कोई सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था, ठीक है। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट या हमारे हिस्टोरियन कहते हैं इंडिया के कि ये हड़प्पा जो है वो इस सिविलाइजेशन का पार्ट था, लेकिन उनको जो वो टेक्स्ट बुक मिली उसमें लिखा कि ये कोई उसका पार्ट नहीं है। अब वो किसको माने किसको नहीं माने, क्योंकि सत्य को, क्योंकि प्रमाण जो भी होता है ना, कोई भी प्रूफ होता है, उसके पीछे ना बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर उसको डिक्लेयर किया जाता है कि वाकई में ये चीज सच है, ठीक है। तो लोकेट द अर्ली सेटलमेंट, ठीक है, अ साइट लाइक द हड़प्पा, इसमें हड़प्पा के बारे में बोला गया है, विच वॉज not a part of the itinerary, the Chinese pilgrimage and was not known and the early historic city। ये कोई बहुत पहली सिटी नहीं है जिसकी वजह से इसको जो है फर्स्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है, तो इससे पहले भी काफी सारी सिटीज रह चुकी हैं, तो इस तरीके से उसकी कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका मोटिव है, इस तरह की सील्स वहां पर मिली गई थी, ठीक है, जो कि कनिंघम को भी दिखाई गई थी कि ये देखो इस तरह की ये सील है, इसको देखकर पता चलता है कि कितनी पुरानी है। तो ऐसे ही चीजें जैसे जैसे चीजें मिलती गई वैसे वैसे उसको एग्जामाइन किया गया कि ये कितनी पुरानी है। आपने नाम सुना होगा किसका, C14 का, मतलब कार्बन डेटिंग 14, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रख करके उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। तो जैसे जैसे हमें जो है वो खुदाई के दौरान चीजें मिलती गई, तो साइंटिफिक तरीके से इस पर रिसर्च की गई और उसका पता लगाया कि ये कितनी पुरानी है। डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो 1924 में देखो, पहले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ASI। उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बनते हैं, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन। इन्होंने डिक्लेयर किया, पूरी दुनिया को बताया कि एक सिविलाइजेशन ऐसी भी है जो कि बहुत पुरानी है। यही ऐसे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को बताया, ठीक है। इट वॉज देन द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली द न्यू सिविलाइजेशन, हालांकि ये नई सिविलाइजेशन नहीं थी तो ये पुरानी, लेकिन इसका बारे में पता लगा करके बोला गया कि ये नई सिविलाइजेशन ऐसी हमने बनाई, मतलब ऐसे हमें उसका पता लगाया है। तो बट ऑल्सो वन द कंटेम्पोनियस विद द मेसोपोटामिया। मैंने क्या कहा कि इसकी सील वहां पर और वहां की सील इधर मिली, इसलिए माना जा सकता है कि इसके रिलेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी थे, जो कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो हुई ना उस हिसाब से ये भी पुरानी, लेकिन इसका पता लोगों को नहीं था, इसलिए इसको नहीं बोला गया था, ठीक है।
तो मार्शल टेंडेड एग्जर्वेटेड द रेगुलर हॉरिजेंटल, फिर मार्शल ने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की, रिसर्च करके पहले तो इनकी बातों पर यकीन नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे जो है इस पर रिसर्च बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी बातों पर यकीन आने लगा और फाइनली जो है इस सभ्यता का पूरा सिविलाइजेशन का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब हमें जो है वो मिट्टी में यानी कि बहुत नीचे जाकर के ये चीजें जो मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटियोग्राफी। अब इतनी पुरानी मिट्टी में, अब ये क्या है, ऊपर का सरफेस एरिया है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन है। अब नीचे मिट्टी में कोई चीज हमें दबी हुई मिली है, अब जैसे उस चीज को, किसी भी चीज को जब निकाला गया, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है और कोई चीज यहाँ पर जो है वो दबी हुई है। अब जैसे इस चीज को निकाला गया ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ी होती है ना, तो उससे पता, तो उसकी परत का पता लगा करके कि ये परत कितनी पुरानी है, इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। तो इस तरह से रॉक लेयर्स को जानने के लिए, सॉइल्स की लेयर्स पर जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटियोग्राफी, राइट। उसको क्या कहा जाता है, stratigraphy, right, of the site. This meant all the artifacts recovered from the same unit were grouped together. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर हमें वहां मिली है, उसका पता लगा है कि ये इतनी पुरानी है, फिर ये चीज हमें यहाँ मिली मिट्टी से, तो उससे पता चलता है कि क्योंकि पहले तो इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो सॉइल्स की स्टडी की जाती थी, लेयर्स की स्टडी की, सॉइल की लेयर्स की स्टडी की जाती थी कि ये मिट्टी कितनी पुरानी है। तो उस तरह का तो सिस्टम था, लेकिन साइंटिफिक तरीके का सिस्टम नहीं था, इसलिए इसी के बिहाफ पर पता लगा है कि ये जो है दोनों एक दूसरे की कंटेम्पररी थी। ठीक है, डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे इसमें क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन कैसे पैदा होते हैं, देखिएगा। सिंस 1980 की बात है कि देयर हैज आल्सो बीन ग्रोइंग द इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ना सिर्फ इंडिया के हिस्टोरियन का इसमें इंटरेस्ट बना, बल्कि बाहर के साइंटिस्ट का, बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट का, बाहर के हिस्टोरियन का भी इंटरेस्ट हमारी इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में धीरे धीरे बनने लगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वहां की जो ड्रेनेज सिस्टम था, वहां का ग्रेट ग्रेनरी थी, ग्रेट बाथ था, और लोग किस तरह से घरों में रहते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और इसमें इंटरेस्ट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर के, हमारे इंडिया वालों ने भी और बाहर के दोनों साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट ने या फिर उनके जो हिस्टोरियन है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट है, मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। दे आर यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक, फिर उन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से चीजों का पता लगाया कि किस तरीके से कोई चीज कितनी पुरानी है, तो इसको साइंटिफिक तरीके से इसका रीजन का पता चलाया और फिर जाकर लोगों को बताया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इट वॉज नॉट द हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग। देखो, स्क्रिप्ट तो हमें आज तक डिसाइफर ही नहीं हुई है, आज तक उसको पहचाना ही नहीं गया, इसलिए स्क्रिप्ट की बात तो भूल जाओ, नहीं पता। वो पिक्टोग्राफ थी। अब पिक्चर का मतलब क्या होता है, उन्होंने एक बुल को दिखा दिया कि उन्होंने बोला कि बुल का मतलब ये होता है। अब वहां के लोग बुल का मतलब क्या निकालते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि बुल का मतलब ये होता है, इसको जो है वो प्लोइंग में यूज किया जाता है या इसको बुलक कार्ट में इसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, वो चीज हमें पता है। लेकिन उस मोटिव को जो सील में दिखाया गया था उसका मतलब तो उन्हीं को ही पता था ना, इसलिए स्क्रिप्ट ना मिलने की वजह से इसकी कोई एक क्लियर पिक्चर रीडर्स को नहीं बताई गई है। रिसर्च आज भी चल रही है। रादर इट इज मटेरियल एविडेंस दैट अलाउ द आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पा लाइफ। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है वो ठीक है, बेटर लाइफ जी रहे थे, मतलब कि किसी तरह का कोई इनके ऊपर ना बर्डन नहीं था। ठीक है, तो दिस वॉज मटीरियल कुड बी द पॉटरी टूल्स। अब देखो क्या बोला गया है कि रादर इट इज मटीरियल एविडेंस दैट अलाउ द आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पा लाइफ। अगर आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें से कोई भी रिटर्न प्रूफ मिल जाता, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता, तो ये पिक्चर जो है वो और क्लियर हो सकती थी हमारे हिस्टोरियन को। ठीक है, दिस मटेरियल कुड बी, लेकिन हमें कुछ मटेरियल ही मिले, हमें कुछ ही सामान मिला जिसकी वजह से हमारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। तो मटेरियल कुड भी, अब जो भी हमें मटेरियल मिला वहां से, पॉटरी मिली, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, हाउस होल्ड मिले और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स मिले, उसी से ही उसके बारे में पता किया गया, उसको एग्जामाइन करके उसकी एज के बारे में पता किया कि ये तो इतनी पुरानी है, यहाँ के लोग ये यूज किया करते थे। बस इस तरह से हिस्ट्री को बनाया गया। ऑर्गेनिक मटेरियल में आता है सच एज द क्लोथ्स, ठीक है, लेदर, वुड, रीड्स जनरली डिकम्पोज स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट सर्वाइव आर द स्टोन, बर्न्ड क्ले, टेरिकोटा, मॉडल एटसेट्रा। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं और इसके बिहाफ पर चीजों का पता लगाया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स पीसिंग टुगेदर। अब हमारे हिस्टोरियन को किस तरह से प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे कि वन सिंपल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन द टर्म ऑफ द मटेरियल।
ठीक है, जो जो भी चीजें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली या हमारे हिस्टोरियन इनके बारे में पता चला है, तो उसमें बताया जाता है कि टर्म ऑफ मटेरियल सच एज द स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, ये सारी चीजें मिली। द सेकेंड इज द टर्म, ठीक है, अब ये चीजें मिली, सिर्फ यही चीजें मिली, बाकी तो कोई ना तो हमें पर्टिकुलर किसी रूलर का पता चला, ना ही हमें ये पता चला कि वो लोग कौन से धर्म की पूजा किया करते थे, तभी मैं बताऊंगी आगे, ठीक है, कौन से देवी देवताओं को वर्शिप किया करते थे। तो कोई इसका कोई एविडेंस भी नहीं मिला कि भगवान शिव को वो वर्शिप किया करते थे, क्योंकि ये भी पता चलता है कि पशुपति शिव की मूर्ति जो है वो एक सील में मिली। तो अज्यूम किया गया, सिर्फ माना गया कि हो सकता है शायद ये पशुपति शिव को भी वर्शिप करते हो। मदर गॉडेस की हजारों मूर्तियां मिली, ठीक है, इससे पता चलता है कि मदर का स्टेटस क्या था, या पृथ्वी देवी को वो लोग वर्शिप किया करते थे। तो सुपरस्टिशंस भी थे, झाड़ फूक, जादू टोना में भी विश्वास रखते थे, ठीक है, और वर्शिप किया करते थे किसको, नेचर को, राइट। तो प्रकृति को भी पूजा करते थे, जैसे प्रकृति में नेचर इन द सेंस कि वो लोग प्लांट की, एनिमल्स की भी पूजा किया करते हैं। प्लांट में जैसे पीपल आ गया, पीपल ट्री में मतलब वो देते हैं ना, पानी वानी देते हैं, धागा बांधते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग नेचर की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो वेयर फॉर द इंटेंस एंड द आर्टिफिक्स, टूल एंड द ऑर्नामेंट्स फॉर बोथ समथिंग मीट इन द रिचुअल लाइफ, ठीक है। तो इनसे पता चलता है कि उनकी रिचुअल लाइफ भी थी, कुछ धार्मिक जीवन भी था उनका। सम टाइम आर्कियोलॉजी हैव टू टेक द रिकंस्ट्रक्ट इन डायरेक्ट एविडेंस सच एज, तो हमारे हिस्टोरियन को, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं जिसके बिहार पर कहा जा सकता है कि उनकी लाइफ रिलीजियसली ये थी, सोशली ये थी, इकोनॉमिकली ये थी। इकोनॉमिक पे हमने जाना कि क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह से होता था, वो एक पैसे का लेन देन यानी कि व्यापार से रिलेटेड है इकोनॉमिकली, ठीक है। सोशल लाइफ थी उनकी, इकोनॉमिक लाइफ थी, पॉलिटिकल भी बताया कि किस तरह से वो प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली। तो वो सारी चीजें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पीसिंग टुगेदर में प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो ना मतलब एक क्लियर पिक्चर ना होने की वजह से इसको सही से नहीं पहचाना गया। तो अटेम्प्ट्स हैव बीन फाउंड मेड टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमें कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, सिर्फ एग्जामाइनिंग द सील सम विद द सीम्स टू डिपिक्टेड द रिचुअल सिंस, ठीक है। अब जो भी हमें चीजें वहां पर छपी हुई दिखाई दी, या सील के ऊपर हमें पशुपति शिव की या एनिमल्स की या मदर गॉडेस की जो भी मूर्तियां मिली, उसी के बिहार पर माना जा सकता है कि ये लोग इनको ही वर्शिप किया करते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर विद द प्लांट मोटिव आर दो थॉट दैट इंडिकेट द नेचर वर्शिप। दूसरे हमें कई चीजें ऐसी मिली जिससे कि पता चलता है कि वो लोग नेचर को वर्शिप किया करते थे, ठीक है। सेवरल रिकंस्ट्रक्ट रिमेन द स्पेक्युलेटिव एट रिप्रेजेंट। अभी भी जो है कुछ चीजें रहस्य बनकर रह गई है, लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है, तो एक ना एक दिन इस पर पता लगा लिया जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का वन शॉट, ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा हमारे समर्थ बैच को, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो है एक ऐसी क्लियर पिक्चर दी जाएगी जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारा समर्थ बैच, जाकर के गूगल पर टाइप करना है इस तरीके से। आपको क्या करना है, आकर आपको फटाफट से जाना है कहाँ पर, गूगल बाबा के पास, और यहाँ पर टाइप करना है अड्डा 24/7, ठीक है। जैसे आप जाएंगे अड्डा 24/7 पर, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, इस तरीके की एक विंडो आपको दिखाई देगी जहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। फिर आपको CUT एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, CUT पे क्लिक करना है। यहाँ पर आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, जिस भी स्ट्रीम के हो, या आपने नियर डियर को भी बता सकते हो, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम के हो, ठीक है। तो ये हमारा समर्थ बैच है, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पूछेगा आपके पास एक कूपन कोड Y489 कूपन कोड, इस पर अप्लाई कर देना। अभी कोर्स रह गया आपका कितना, 8714 का, ठीक है। तो जैसे 2023 में बच्चों ने जो फोड़ा है CUT का एग्जाम, वैसे ही आप भी फोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेशन की जरूरत होती है, एक जो है रेगुलरिटी की जरूरत होती है, और वो रेगुलरिटी आपको हमारे इस समर्थ बैच में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई भी डाउट होते हैं तो वो भी आप कॉमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाय बाय।